ओके बच्चों, चलिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द पैरेलल साइड्स ऑफ ए ट्रेपेजियम आर 20 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर एंड इट्स नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर। इफ इट्स एरिया इज 180 सेंटीमीटर स्क्वायर देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच नॉन पैरेलल साइड्स। किसी समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं 20 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर हैं और इसकी असमांतर भुजाएं एक दूसरे के बराबर हैं। यदि इसका क्षेत्रफल 180 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो प्रत्येक असमांतर भुजा की लंबाई क्या होगी। चलिए देखते हैं। सब एक काम करते हैं, फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए समलंब चतुर्भुज किस तरीके से होता है। जैसे ये है, इसके पैरेलल ये साइड्स, एक ये और ये, ऐसे है ना। एक साइड इसकी है 20 सेंटीमीटर, ये बच्चों कितना है 20 सेंटीमीटर, और ये कितना है 10 सेंटीमीटर। कितना है 10 सेंटीमीटर। और ये जो साइड है जो असमांतर है ये दोनों बराबर है, मीन्स जितना ये है उतना ये है। एक काम करते हैं, इसको अगर हम ऐसे मिला दें इस तरीके से, ये तो ए बी सी डी ई और एफ ऐसे बन जाएगा ये, है ना। अगर ए बी इक्वल 10 है तो सी डी इक्वल भी क्या होगा 10 होगा। और ये साइड बराबर, तो डेफिनेटली ये साइड बच्चों इस साइड के बराबर होगा ना। यहां से यहां तक ये 10 है, पूरा कितना हो गया 20 है, तो जाहिर सी बात है एफ डी और सी ई, एफ डी और सी मतलब ये पोर्शन और ये पोर्शन मिला के कितने के इक्वल रहेगा 10 के इक्वल रहेगा, 10 सेंटीमीटर रहेगा। और इसमें ये दोनों इक्वल हैं, तो एफ डी प्लस जहाँ पर सी ई लिखा वहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं एफ डी, दोनों इक्वल हैं तो कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो एफ डी इक्वल क्या हो जाएगा 5, एफ डी इक्वल क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। और अगर एफ डी 5 है तो सी ई भी क्या होगा 5 सेंटीमीटर होगा। क्लियर है? तो हमें ये पता चल गया ये 5 है, ठीक है। चलिए अब इसके बाद समलंब चतुर्भुज का जो एरिया होता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ये क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है 1/2 sum of parallel sides, sum of parallel sides into distance, ये होता है into distance। क्लियर है? डिस्टेंस कौन सी? ये वाले। और ये एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कितना गिवन है बच्चों 180 इक्वल 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, समांतर भुजाओं का योग कितना है 20 और 10 30 इंटू इनके बीच की डिस्टेंस। डिस्टेंस निकाल लोगे ना, डिस्टेंस कितनी आ जाएगी 2 से इसको डिवाइड किया 15 आ गया, 15 से इसको डिवाइड करेंगे तो 12 आ जाएगा, मीन्स डिस्टेंस कितनी आ गई 12। तो इन दोनों समांतर भुजाओं के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी आ गई 12 सेंटीमीटर। बच्चों ये 12 है, ये 5 है, तो ये हमें निकालना है ए एफ। तो पाइथागोरस थ्योरम से ए एफ स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा, ए एफ स्क्वायर इक्वल हो जाएगा ए डी स्क्वायर प्लस एफ डी स्क्वायर हो जाएगा ना। ए एफ स्क्वायर इक्वल हो जाएगा ए डी कितना है बच्चों 12 का स्क्वायर प्लस एफ डी कितना है 5 का स्क्वायर कितना हो गया 144 प्लस 25 मीन्स 169 मीन्स ए एफ इक्वल कितना हो जाएगा, ए एफ इक्वल हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। और यही क्वेश्चन में पूछा गया था व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच नॉन पैरेलल साइड। ये जो असमांतर भुजा थी ये और ये, इनमें से प्रत्येक की लंबाई बराबर थी, तो क्या है लंबाई, तो ए एफ जितना होगा उतना ही बी ई होगा और इसकी लंबाई क्या आ रही है 13 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा बच्चों क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन था, बहुत बढ़िया। चलिए देख लेते हैं फिर से एक बार। ये 10 था, ये पूरा 20 था बच्चों, ऐसे इसको मिला दिया तो अगर ये 10 है तो यहाँ से यहाँ तक भी 10 होगा। अब इसको और इसको मिला के 10 ही तो बचेगा, तो एफ डी प्लस सी बराबर 10 और इसमें भी ये दोनों बराबर होंगे तो एफ डी इक्वल क्या आ जाएगा 5, सी इक्वल भी क्या आ जाएगा 5।
इसके बाद समांतर समलंब चतुर्भुज का जो एरिया होता है ये होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू इनके बीच की डिस्टेंस। एरिया कितना गिवन है 180 इक्वल 1/2 इंटू 30, क्योंकि समांतर भुजाओं का योग क्या आ रहा है 10 और 20 कितना हो गया 30, इंटू इनके बीच की डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या है 12। इस तरीके से ये हमें पता चल गया, ये 12 है, ये 5 है, तो ये पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेंगे। तो AF स्क्वायर इक्वल AD स्क्वायर प्लस FD स्क्वायर, तो इस तरीके से AF इक्वल क्या आ जाएगा 13 सेंटीमीटर। मीन्स जो असमांतर दोनों भुजाएं थी मीन्स AF या BE, इसकी लंबाई क्या होगी 13 सेंटीमीटर। क्लियर है? तो ये था आपका क्वेश्चन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। In a circle with center O, AB's diameter points C, D and E are on the circle on one side of AB such that ABEDC is a pentagon. The sum of angles of ACD and angle ACD is. केंद्र O वाले वृत्त में AB एक व्यास है। ये इस तरीके से बच्चों क्या है सर्कल है, ये AB क्या है व्यास है। AB बच्चों क्या है व्यास, AB हमारा क्या हो गया व्यास। बिंदु C, D और E वृत्त पर AB की तरफ इस प्रकार है कि ABEDC एक पंचभुज है। C, D और E ये पॉइंट लिए गए हैं, एक पॉइंट है C, एक पॉइंट है D, C, D और एक पॉइंट है E, है ना। ऐसे मिलाओ तो ये पेंटागन बन जाएगा, ऐसे 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 और ये ऐसे। ये देखो पेंटागन बना कि नहीं बना, पंचभुज 1 2 3 4 और 5। ये हो गया C, ये पॉइंट हो गया D, ये पॉइंट हो गया E, ये पंचभुज बन गया। तो कोण ACD, इस कोण और कोण ACD, कोण ACD और कोण DEB, इस कोण, इन दोनों का योग क्या होगा। देखो पंचभुज जो हमने लिया, पंचभुज में कोणों का योग क्या होगा, सम ऑफ एंगल्स ऑफ पेंटागन, एंगल्स ऑफ पेंटागन। पंचभुज में जो कोणों का योग होगा बच्चों ये क्या होगा, फार्मूला होता है 2n-4 इंटू 90 डिग्री होता है ना। यहाँ पंचभुज की बात कर रहा तो n की वैल्यू क्या होगी 5, तो 2 इंटू 5 -4 इंटू 90, 2 पंचे 10 -4, 6 इंटू 90 मीन्स कितना हो गया 540 डिग्री। कितना आ गया 540 डिग्री। सभी कोणों का मतलब पंचभुज में सभी कोणों का जो आंतरिक कोण है, इंटरनल एंगल्स का जो सम आ रहा है वो कितना आ रहा है 540। पंचभुज में सभी अंतः कोणों का योग, पेंटागन में सभी इंटरनल या इंटीरियर एंगल्स का सम बच्चों कितना हुआ 540। अब एक चीज इसमें जो अल्टरनेट एंगल्स हैं, जैसे अल्टरनेट का मतलब ये फिर ये लिया फिर ये, तो अल्टरनेट क्या बनेगा ये और ये, अल्टरनेट एंगल्स का सम क्या होगा 540 के बराबर होगा, है ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा एंगल ACD प्लस इसको छोड़ दें एंगल DEB, एंगल DEB इक्वल इधर एंगल कौन सा होगा BAC, एंगल BAC प्लस एंगल CDE प्लस एंगल CDE प्लस एंगल EBA, एंगल ABE इक्वल होगा 540। मतलब जैसे हम पहले बाद तीसरा फिर पांचों, पहला तीसरा पांचवें एंगल का सम 540 होगा, या दूसरा और चौथा एंगल मतलब इसका सम 540 होगा। अब बात करते हैं कि ये इक्वल कितना है, ये इक्वल है हमारा कितना 540 के, दोनों एंगल्स इसमें बराबर, दोनों एंगल्स का सम पूछा गया था, तो दो एंगल्स हैं, ठीक है। तो ये चीज ठीक है 540/2 के बराबर हो गया, एंगल्स का सम 540 होना चाहिए, इसमें अल्टरनेट एंगल्स ले लिए हम, तो 540/2 हो गया, मींस कितना हो गया 270 डिग्री हुआ। इस तरीके से एंगल ACD प्लस एंगल DEB इक्वल कितना हो जाएगा बच्चों 270 डिग्री। कितना हो जाएगा 270 डिग्री। भाई सभी एंगल्स का सम 540, सभी एंगल्स का मतलब 5 में से 2 हमने ये ले लिए, इवन नंबर पे आ रहे थे, ऑड नंबर पे 1 3 और 5
1, 3 और 5 इनका सम। तो ये जो अल्टरनेट एंगल्स हैं मतलब दूसरा और चौथा और 1, 3 और 5 इन दोनों का सम, या आप पहले ये कह लो कि इन पांचों का सम 540 के इक्वल होगा। उसमें से हमने 2 एक तरफ कर लिए, 3 एक तरफ कर लिए, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। अल्टरनेट एंगल्स का सम क्या होगा, बराबर होगा। तो 540 को 2 बराबर भागों में डिवाइड किया तो 270, मतलब जो ऑड नंबर्स पर एंगल्स बन रहे हैं उनका सम भी क्या होगा 270, जो इवन नंबर्स पर बन रहे हैं उनका भी सम क्या होगा 270। तो इस तरीके से एंगल ए सी डी प्लस एंगल डी की बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 270 डिग्री, और 270 देखे किस ऑप्शन में दिया, ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा बच्चों वो कितना आ जाएगा 270 डिग्री। गॉट इट। बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन था। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। Triangle ABC is a triangle where angle B is obtuse, AD is perpendicular on CB produced at D. If AB equal 8 cm, BC equal 7 and BD equal 4, then AC is equal to। त्रिभुज ABC एक ऐसा त्रिभुज है जिसका कोण B अधिक कोण है। कोण B अधिक कोण है तो ऐसे बना लो, अधिक कोण मतलब कुछ इस तरीके से ऐसे बनेगा, ठीक है ना। ये ABC, तो कोण B क्या हो गया, अधिक कोण हो गया। CB को D तक बढ़ाए जाने पर, CB को D तक बढ़ाया जाए, अब CB को D तक ऐसे बढ़ा लो, D तक बढ़ाए जाने पर AD जो है वो CB पर लंबवत है। AD जो है वो CB पर लंबवत है, मतलब ये एंगल क्या है 90 डिग्री। यदि AB बराबर 8 सेंटीमीटर, AB बराबर 8 सेंटीमीटर, AB बराबर कितना है 8 सेंटीमीटर है, AB बराबर 8 सेंटीमीटर, BC बराबर 7, BC इक्वल कितना दिया है 7 सेंटीमीटर है, और AB इक्वल 4 दिया है, AB इक्वल BD इक्वल 4, BD इक्वल ये 4 दिया है। तो AC कितने के बराबर होगा, तो AC कितने के बराबर होगा, चलिए देख लेते हैं। तो इसको एक काम करते हैं। देखो बच्चों, एक तो राइट एंगल ट्रायंगल आपको ये दिखाई पड़ रहा हो, इस राइट एंगल ट्रायंगल में इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर कर देंगे तो AD आ जाएगा। तो AD स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा, AD स्क्वायर हो जाएगा 8 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64 माइनस 16 मीन्स 48। तो AD स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा 48। तो AD इक्वल क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर 16, 16 इंटू 4√3 है ना। तो AD की वैल्यू 4√3 आ गई, AD की वैल्यू 4√3 आ गई। तो अब हम बात करते हैं, ये भी तो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। इस राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट की जो साइड है मीन्स ये हमारा हाइपोटेन्यूज का काम करेगी। तो AC स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा, तो AC स्क्वायर इक्वल हो जाएगा, ये पूरा क्या बन जाएगा 7 4 11, 11 का स्क्वायर प्लस इधर ये 4√3 का स्क्वायर है ना। तो AC स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा 11 का स्क्वायर 121 प्लस 48 कितना हो जाएगा 819426 169। AC स्क्वायर इक्वल क्या हो गया 169। तो AC इक्वल क्या हो जाएगा बच्चों 13। और यही क्वेश्चन में पूछा गया कि AC की वैल्यू क्या होगी, तो इसका आंसर क्या आएगा 13 सेंटीमीटर। क्लियर है ना। तो इस तरीके से बच्चों इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो 13 सेंटीमीटर होगा। बात समझ में। देखिए ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बना था, इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये हाइपोटेन्यूज होगा, तो हाइपोटेन्यूज माइनस ये साइड कर देंगे तो ये आ जाएगा। जब ये आ गया तो फिर से ये राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं, इसमें 90 डिग्री के जस्ट सामने की साइड, मतलब ये जो चीज़ है वो हाइपोटेन्यूज बन जाएगी, मतलब जो कि होगा इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। तो इस तरीके से सॉल्व कर लिया तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 13 सेंटीमीटर। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। अ शॉपकीपर मार्क्स हिज गुड्स एट 25% above द कॉस्ट प्राइस। ही सेल्स 3/4 ऑफ द गुड्स एट द मार्क प्राइस एंड रिमेनिंग एट 40% डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस। हिज गेन और लॉस परसेंटेज। एक दुकानदार अपने माल को लागत मूल्य से 25% ऊपर अंकित करता है और वह 3/4 माल अंकित मूल्य पर बेचता है और शेष माल अंकित मूल्य पर 40% की छूट पर बेचता है। तो दुकानदार का लाभ या हानि प्रतिशत क्या है। एक काम करते हैं, लेट कर लो कि नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने हैं, नंबर ऑफ आर्टिकल्स हैं मतलब चीज़ों की संख्या लेट कर लो कितनी है 4, कितनी है 4 है ना। और हर चीज़ की जो कीमत है वो क्या है
कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल क्या है, कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच क्या है 100, हर एक चीज़ की कीमत क्या है 100 रुपये। तो इस कह रहा है कि अंकित मूल्य से 25% ज़्यादा अंकित करता है, मतलब 100 रुपये की चीज़ है उस पर लिखता कितना है 125 रुपये, ये मार्क प्राइस हो गई है ना। हर चीज़ पे कितना लिखता है 125। 4 चीज़ें थी वह 3/4, तो 4 का 3/4 करोगे तो 4 का 3/4 करोगे बेटा कितना आएगा, 4 का 3/4 मतलब 3 चीज़ें वो 125 में बेचता है, तो कुल कितना पैसा मिला 3 × 125 मतलब 375 रुपये उसको मिल गए। अब एक चीज़ बची होगी, 3 चीज़ें तो बेच ली, एक चीज़ बची होगी, उसको 40% की छूट पर, एक चीज़ जो बची 100 रुपये की थी लेकिन लिखा था उस पर 125, उसको 40% छूट पर बेचा, मतलब उसको 60% वैल्यू पे दिया होगा, 60%, 125 का 60% निकालेंगे कितना आएगा 75 रुपये, कितना आ गया 75 रुपये। तो 375 रुपये उसको बच्चों यहाँ से मिले, 75 रुपये उसको यहाँ से मिले, कुल मिला के कितना मिल गया 450 रुपये, ये टोटल उसको मिल गया। और उसने खर्च कुल कितना किया था, हर चीज़ 100 रुपये में खरीदी थी, 4 चीज़ों को मतलब हो गया 400 रुपये, तो कॉस्ट प्राइस है 400, कॉस्ट प्राइस है कितना 400 और सेलिंग प्राइस है कितनी 450 रुपये, तो 50 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं, 50 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है कितने पर 400 पर, 50 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है 400 पर, इंटू क्या कर दिया 100, 2 जीरो कैंसिल, 50/4 करेंगे तो कितना आ जाएगा 12.5% का प्रॉफिट, 12.5% का प्रॉफिट। और 12.5% का प्रॉफिट देखो कहाँ पर दिया है, गेन 12.5%, तो इस तरीके से इसका जो आंसर आएगा बच्चों कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर डी। बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन था, फिर से देख लो, हमने लेट कर लिया कि टोटल चीज़ें जो खरीदी गई थी वो 4 थी, हर एक की कॉस्ट प्राइस क्या थी 100 रुपये, 100 रुपये में खरीद के उसने लिखा 25% ज़्यादा, मतलब 100 रुपये की चीज़ पर 125 लिख दिया। अब जितनी चीज़ें थी उसका 3/4, तो 4 चीज़ें थी, 4 का 3/4 कितना हुआ 3 चीज़ें उसने 125 मार्क प्राइस पर अंकित मूल्य पर बेच दी, तो 3 को बेचने पर 375 रुपये मिल गया। अब बची होगी एक चीज़, उसको 40% डिस्काउंट पर बेचा, 40% डिस्काउंट का मतलब क्या हुआ, 125 लिखा था उस पर 40% डिस्काउंट दे दिया, मतलब 125 जो लिखा था उसका 60% पे बेचा, तो 125 का 60% कितना हुआ 75 रुपये में बेच दिया। तो 375 रुपये में ये 3 चीज़ें बेची थी और चौथी चीज़ को 75 रुपये में बेच दिया, तो कुल मिलाकर उसको पैसा कितना मिला 375 और 75 450, खर्च किया था 400 रुपये, चारों को बेचने पे मिला कितना 450, तो 50 रुपये का प्रॉफिट हुआ कितने पर 400 पर, तो 50 रुपये जो है वो 400 का कितना है 12.5%, तो इस तरीके से इसका आंसर क्या आ जाएगा 12.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन, a sum invested at 8% per annum amounts to rupees 20,280 at the end of 1 year. When the interest is compounded half yearly, what will be the simple interest on the same sum for 4 and 3 by 4 years at double the earlier rate of interest? अर्धवार्षिक संयोजित 8% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से निवेश की गई कोई राशि 1 वर्ष के अंत में 20,280 रुपये हो जाती है, तो उसी राशि पर दोगुनी ब्याज दर से 4 से 3/5 वर्षों के लिए साधारण ब्याज क्या होगा, देखिए फार्मूला होता है चक्रवृद्धि ब्याज में A = P 1 + R/100⁴ ये फार्मूला होता है। प्रिंसिपल P है तो अमाउंट क्या बनेगा P + इंटरेस्ट, और अमाउंट कितना हो 20,280 इक्वल प्रिंसिपल 1 + रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है 8% प्रति वर्ष है, 1 वर्ष के अंत में। अर्धवार्षिक संयोजित करता है तो पूरे साल में 8%, तो अर्धवार्षिक में 4% बनेगा 4/100, और 6 महीने की अगर बात करें तो 1 साल में टाइम पीरियड कितना 2 बार बनेगा। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा 4 ये 25, 20,280 इक्वल क्या हो गया बच्चों P × 26/25 × 26/25 है ना। तो इसको जब सॉल्व करेंगे बच्चों तो ये P की वैल्यू क्या आ जाएगी, P की वैल्यू आ जाएगी आपका 20,280 × 25 × 25 अपॉन
26 इंटू 26, है ना। तो ये हो जाएगा आपका 26 इंटू 26 576। 576 से इसको डिवाइड करो, 576 से इसको डिवाइड करेंगे तो 576 से बच्चों अगर इसको हम डिवाइड करें 20,280 को तो कितना आएगा, देखो 5 को 20, 4 बार नहीं जाएगा, 3 बार जाएगा। 3 इंटू 6 18 के 8 हासिल 1, 3 सत्ते 21 और 1 22, 2 3 5 15 2 17, 300 बचेगा। कितना बचेगा, 300, 3000 हो गया, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 6 बार नहीं जाएगा, 5 बार, है ना। 5 6 का 30 मतलब 0, 5 7 35, 3 38, 3 5 25, 3 2880, कितना बचा 120, है ना। एक 0 लगा लेंगे, है ना। तो ये कितना हो जाएगा आपका, 2 बार जाएगा, 352, 2 छंग 12, 2 2 7 14 1 15 5 2 5 10 से 11, 1152, कितना बचेगा बच्चों 48, है ना। इस तरीके से अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों 35.2 और इंटू 25 इंटू 25 625, तो 35.2 इंटू 625 करेंगे तो P की वैल्यू जो हमारी आएगी वो आ जाएगी 6 5 23, प्रिंसिपल की वैल्यू ये आ गई। अब हमें SI इक्वल निकालना है, तो SI इक्वल क्या होता है, PRT, P कितना है 625 इंटू 35.2 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है 8, टाइम पीरियड कितना है 4 5 20 3 23, 23/5 इंटू क्या कर लेंगे 100, है ना। ये कर लो तो ये हो जाएगा 5 से डिवाइड करोगे तो 125, 25 से डिवाइड करेंगे 5, ये आ गया 20, है ना। तो कितना हो जाएगा 5 8 40 इंटू 23, 23 को 92, 920 इंटू 35.2/20 करेंगे तो 20 से डिवाइड करेंगे तो 20 चौको 80, 12 बचेगा 20 46, 46 इंटू 35.2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है। और दोगुनी ब्याज दर है तो लास्ट में 2 से कर देंगे तो 46 इंटू 35.2 इंटू 2 कर देंगे तो 70.4, तो 46 इंटू 70.4 कर देंगे और इस तरीके सॉल्व कर लेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा आपका, ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 3 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 4, 3 इंटू 6 divided by 4 of 6 minus 6 divided by 2 into 4 minus 6, 4 minus 6 plus 4 minus 2 into 3 divided by 6 of 1/3। तो पहले ऑफ वाला सॉल्व कर लो तो कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 3 इंटू 6, 4 इंटू 6 24, 6/24, है ना, माइनस 6/2 इंटू 4 माइनस 6 माइनस 2 प्लस 4 माइनस 6 और ये हो जाएगा 6 और 6 इंटू 1/3 2, 3 6 ऑफ 1/3 करेंगे 2 आ जाएगा तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3/2, है ना। बस इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 6 चौको 24, 3/4 माइनस ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, -1 -1 प्लस प्लस का 6 प्लस 4 माइनस 6/2 कितना हो जाएगा 3/4 प्लस 6 4 10 माइनस 6/2 कितना हो गया, ये हो जाएगा आपका अपॉन में 1 एलसीएम ले लिए तो कितना आ गया 4 4 3 प्लस कितना हो जाएगा 40 माइनस 2 दूना 4 6 दूनी 12, है ना। 40 माइनस 12 28 3 31/4, 31/4, 4 7 28 3/4, तो 7 3/4 और 7 3/4 कहाँ पर ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर बी में। तो इस तरीके से आपने देखा कि इस कैसे क्वेश्चन देखे 3 इंटू 6
ये 4 ऑफ 6 का मतलब कितना होगा 24, 6/24 हो गया, माइनस 6 डिवाइडेड बाई 2 और 4 माइनस 6 का मतलब -2 हो गया, प्लस 4 माइनस ये बन जाएगा 2 इंटू 3 मतलब 6 और 6 ऑफ 1/3 डिवाइडेड बाई 2। अब ये इससे कैंसिल हो गया तो 3/4 हो गया, प्लस माइनस माइनस ये 2 बन जा 2, -1 हो गया, 6 इंटू -1 करोगे तो -1 प्लस, तो प्लस का 6 प्लस 4 -6/2। इसको आगे सॉल्व कर लिया तो 7 3/4। इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। इफ 8a प्लस बी का होल क्यूब प्लस a माइनस बी का होल क्यूब इक्वल 3a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी ए बी प्लस सी बी स्क्वायर, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a प्लस बी माइनस सी। बच्चों देखिए ये लिखा है 8a प्लस बी का होल क्यूब प्लस a माइनस बी का होल क्यूब इक्वल 3a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी ए बी प्लस सी बी स्क्वायर, है ना, ये लिखा है। इसको पूरे को हम लिख सकते हैं 2a प्लस बी का होल क्यूब, क्योंकि 8 क्या होता है 2 का क्यूब, है ना। ये पूरा हमारा एक साथ ऐसे लिख गया, क्लियर। प्लस ये लिखा है a माइनस बी का होल क्यूब इक्वल 3a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी ए बी प्लस सी बी स्क्वायर, है ना। अब a क्यूब प्लस बी क्यूब फार्मूला क्या होता है, a प्लस बी तो 2a प्लस बी ये हो गया, ये a प्लस बी प्लस a माइनस बी हो गया, ये a प्लस बी हो गया। फिर a स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर बच्चों कितना हो गया 4 a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस ए बी माइनस 2a प्लस बी और a माइनस बी, ये हो गया। और इधर जो चीज़ लिखी वो ऐसे लिख देंगे तो कितना हो जाएगा 3a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी ए बी प्लस सी बी स्क्वायर, है ना। अब जरा इसको खोलोगे कितना होगा 2a प्लस ए 3a प्लस बी, ये हो गया, है ना। फिर इधर करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, देखो ये हो जाएगा बच्चों 4 तो ऐसे लिख दिया, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो गया, प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो गया। तो इससे बच्चों ये चीज़ क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। तो फाइनली क्या बचेगा 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 8ab प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab माइनस 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, फाइनली ये बचा। अब देखो 4a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 5a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर, तो 3a स्क्वायर आ गया, 3a स्क्वायर 4b स्क्वायर प्लस b 5b स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 7b स्क्वायर हो गया। 8ab माइनस ab कितना हो गया प्लस का 7ab आया इक्वल, इधर क्या बचेगा a स्क्वायर प्लस बी ए बी प्लस सी बी स्क्वायर। कंपेरिजन करो तो यहाँ a स्क्वायर का कोफिशिएंट a है, यहाँ 3 है, तो a की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 3। यहाँ b स्क्वायर का कोफिशिएंट c है, यहाँ b स्क्वायर का 7 है तो c इक्वल 7। यहाँ ए बी का कोफिशिएंट b है, यहाँ पे 7 है तो b की वैल्यू क्या आ गई 7। तो a b और c तीनों की वैल्यू आ गई, तो क्या पूछेगा देन a प्लस बी माइनस सी, देन a प्लस बी माइनस सी कितना हो जाएगा, a कितना है 3, b कितना है 7, 3 प्लस 7 माइनस 7 कितना हो गया, ये तो होगा। तो ये a प्लस बी माइनस सी, a की वैल्यू 3 आ गई, a स्क्वायर 3 4a स्क्वायर इस 5 माइनस 2 3 सही है, बिल्कुल सही है। 4b स्क्वायर 5b स्क्वायर
5b टू 7b², ये 8ab है, माइनस का ab है तो प्लस का 7ab आ गया। तो a की वैल्यू 3, c की वैल्यू 7, b की वैल्यू 7, तो सही है। तो इस 7 से ये 7 कैंसिल हो जाएगा, तो इस तरीके से इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 3, है ना। तो यहाँ पर 3 ऑप्शन नहीं दिया गया है। एक बार इसको बच्चों प्रोसेस तो आप समझ गए होंगे प्रोसेस क्या है, बस इसको एक बार कैलकुलेशन जरा चेक कर लीजिएगा। प्रोसेस क्लियर है, ए बी और सी की वैल्यू जो आई है इससे कंपैरिजन करके ए बी सी की वैल्यू यहाँ पर रखकर आपको क्वेश्चन केवल सॉल्व कर लेना है, बस इस तरीके से, है ना। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। If a 10-digit number 75y97405x2 is divisible by 72, 75y97405x2 5x2 डिविजिबल बाई 72, ये नंबर 72 से डिविजिबल है ना, डिविजिबल है। तो जाहिर सी बात है कि ये नंबर 8 और 9 से भी डिविजिबल होगी, 9 और 8 से। तो 8 से डिविजिबिलिटी की बात करें तो लास्ट के 3 डिजिट लेंगे, मतलब 5x और 2। तो यहाँ पर x की वैल्यू देखो क्या क्या हो सकती है, x की वैल्यू क्या हो सकती है 1, 5 और 9। 512 भी डिविजिबल है, 552 भी डिविजिबल है, 592 भी डिविजिबल है x। तो x की वैल्यू 1, 5 और 9 हो सकती है। हमें बड़ी से बड़ी वैल्यू लेनी है, ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ x। तो x की बड़ी वैल्यू क्या है 9, x की बड़ी वैल्यू क्या है 9। अब 9 से अगर ये नंबर डिविजिबल है तो सभी अंकों का जो सम है, सभी डिजिट का जो सम है वो 9 से डिविजिबल होना चाहिए। मतलब 7 + 5 + y + 9 + 7 + 4 + 0 + 5 + x + 2, ये 9 से क्या होना चाहिए डिविजिबल, 9 से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक, चलिए अब x की वैल्यू में 9 रखनी, तो क्या हो 7 5 12, 12 9 21, 21 and 7 28, 28 and 4 32, 32 and 5 37 to 39 plus 9 48, 39 9 48 plus y, 48 plus y इक्वल 9। तो 9 का जो 48 के बाद मल्टीपल आता है वो 9 6 या 54 आता है। 9 का मल्टीपल नेक्स्ट क्या होता है 54। अब 48 में कितना ऐड करोगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 6। तो x की वैल्यू 9 और y की वैल्यू 6 लेनी है। तो 2x माइनस वाई की वैल्यू पूछा गया था, तो 2x माइनस वाई इक्वल क्या हो जाएगा 2 × 9 माइनस वाई की वैल्यू क्या है 6। 2 9 जाए 18 माइनस 6, 18 माइनस 6 मतलब क्या आ गया 12, है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या आ जाएगा 12, ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया गया। बस भाई ये नंबर अगर 72 से डिविजिबल है तो जाहिर सी बात है ये नंबर 9 और 8 से भी डिविजिबल होगी। और अगर ये नंबर 8 से डिविजिबल है तो लास्ट के 3 अंक जो हैं 5x2 ये 8 से डिविजिबल अगर हैं तो x की वैल्यू 1 हो सकती है, मतलब 512 8 से डिविजिबल होता है, 552 भी 8 से डिविजिबल होता है और 592 भी 8 से डिविजिबल होता है। मतलब x की वैल्यू 1 हो सकती है या 5 या 9 हो सकती है। हमें x की बड़ी से बड़ी वैल्यू लेनी है, तो x की बड़ी वैल्यू क्या ले ली 9 वैल्यू रखी। तो इस तरीके से y की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी 6, ये वैल्यू यहाँ पर रख दी, सॉल्व कर लिया तो आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A train covers a certain distance in 45 minutes. If its speed is reduced by 5 km/h, it takes 3 minutes more to cover the same distance. The distance is एक रेलगाड़ी 45 मिनट में एक निश्चित दूरी तय करती है। यदि इसकी गति 5 किलोमीटर प्रति घंटे कम कर दी जाए तो उतनी दूरी तय करने में 3 मिनट अधिक लगते हैं। तो दूरी है, देखो लेट कर लिया, डिस्टेंस हमारी क्या है, लेट डिस्टेंस इज x। डिस्टेंस क्या है बच्चों x है, डिस्टेंस क्या है x, डिस्टेंस x है। अगर डिस्टेंस x है तो बताओ x डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम लग रहा है 45 मिनट, मतलब 45/60 कर देंगे, मिनट को घंटे में बदलने के लिए ही तो करेंगे। तो ये 3 ये 4 कितना आ गया 4x/3, ये क्या आ गई स्पीड। क्यों, क्योंकि डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है स्पीड, ये आ गई स्पीड। अब इस स्पीड को हमें क्या कर देना 5 किलोमीटर कम कर देना। तो नाउ स्पीड, नाउ अब स्पीड कितनी हो जाएगी, अब स्पीड हो जाएगी 4x
अपॉन 3 माइनस कितनी हो जाएगी 5। आपकी स्पीड है 45 और इस स्पीड से 3 मिनट ज़्यादा लगते हैं, मतलब पहले 45 मिनट तो अब कितना लगता है 3 मिनट ज़्यादा, मतलब अब 48 मिनट लगते हैं। तो 4x अपॉन 3 माइनस 5 की स्पीड से कितने टाइम तक चलना है 48 मिनट्स तक, 48 अपॉन 60 इतने घंटे तक चलना है। तब डिस्टेंस तो उतनी कवर होगी। x इक्वल कर दिया x के, बस सॉल्व कर लो। तो 12 4 जा हो गया, 12 5 जा हो गया। तो ये 4x माइनस 4x अपॉन 3 माइनस 5 इक्वल क्या हो जाएगा 5x अपॉन 4। ये हो जाएगा 4x माइनस 3 5 जा 15 अपॉन 3 इक्वल 5x अपॉन 4। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4 4 जा 16x माइनस 60 इक्वल 5 3 जा 15x। तो इससे फिर 16x माइनस 15x की वैल्यू क्या आ गई 60 किलोमीटर। और यही पूछा गया था डिस्टेंस क्या है, तो डिस्टेंस कितनी आ गई बच्चों 60 किलोमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है ना। तो देखा आपने, बहुत बढ़िया से, बहुत आसान से और शानदार तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। हमने डिस्टेंस कैलकुलेट करी है, x है। इस x डिस्टेंस को 45 मिनट्स में कवर करना था, तो x डिस्टेंस 45/60 मिनट को घंटे में बदलने के लिए किया, तो हमारी स्पीड आ गई। क्यों, स्पीड क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस x था, टाइम 3/4 घंटे आ रहा था, तो स्पीड क्या आ गई 4x/3। इस स्पीड को 5 किलोमीटर प्रति घंटे कम कर दिया गया, तो अब की स्पीड कितनी रह गई इतनी। अगर इस स्पीड से चलती है ट्रेन तो 3 मिनट ज़्यादा लगते हैं। पहले यही डिस्टेंस कवर हो रही थी 45 मिनट में, तो अब कितना टाइम लगेगा 48 मिनट। तो 48/60 कर दिया। तो ये क्या है स्पीड, ये क्या है टाइम, स्पीड इंटू टाइम क्या हो गया डिस्टेंस, और डिस्टेंस कितनी x। इस तरीके से इसको सॉल्व कर लिया तो x की वैल्यू क्या आ गई 60 किलोमीटर। नेक्स्ट देखते हैं, अगर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री से ज़्यादा है 90 डिग्री से कम है, इफ 2 cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स 3 sin थीटा है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू क्या होगी। चलिए देखते हैं। देखिए 2 cos स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा इक्वल क्या दिया बच्चों 3 sin थीटा इक्वल 3 sin थीटा, है ना। 2 इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल क्या हो गया 3 sin थीटा हुआ। ये बन जाएगा 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 3 sin थीटा। सेम साइड में कर लेंगे तो ये उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin थीटा माइनस का 2 इक्वल 0। ये तो बनेगा। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। 2 2 जा 4, 4 के ऐसे फैक्टर्स के 3 आ जाए, तो ये बन जाएगा 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 4 sin थीटा माइनस साइन थीटा, है ना, माइनस 2 इक्वल 0। इधर 2 sin थीटा कॉमन हो जाएगा, 2 sin थीटा कॉमन हो गया तो क्या बचेगा sin थीटा प्लस 2 माइनस 1 कॉमन, तो sin थीटा प्लस 2 इक्वल क्या हो गया 0। अब एक बार ये 0 एक बार 0, तो sin थीटा प्लस 2 इक्वल 0, तो इससे sin की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी, जो कि sin थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी नेगेटिव, जो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, एक्सेप्ट नॉट, एक्सेप्ट नहीं करेंगे। दूसरा क्या बचा 2 sin थीटा माइनस 1, 2 sin थीटा माइनस 1 इक्वल 0, तो इससे sin थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2, और साइन में 1/2 वैल्यू किसकी होती है 30 की, तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई 30 डिग्री। अब थीटा की वैल्यू 30 डिग्री आ गई, तो जो पूछ रहा है वो वैल्यू रखो। cosec 2 थीटा है तो cosec 32 जा 60 डिग्री हो, cosec 60 डिग्री माइनस cot स्क्वायर 60 डिग्री हो गया प्लस cos स्क्वायर 60 डिग्री, सबकी वैल्यू रख देंगे। cosec 60 sin 60 की वैल्यू √3/2 होती है, तो sin 60 का वैल्यू √3/2, तो इसकी वैल्यू 2/√3 हो जाएगी, हो जाएगी माइनस। यहाँ बच्चों एक काम कर लो, यहाँ cosec 2 थीटा नहीं, यहाँ cosec स्क्वायर थीटा कर लो, है ना। तो ये बन जाएगा cosec स्क्वायर 30, है ना, cosec स्क्वायर 30 यहाँ पर
स्क्वायर कर लो, तो कॉसेक 30 की साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस कॉट 60, tan 60 की वैल्यू √3 होती है, तो tan से कॉट 60 की वैल्यू 1/√3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस cos 60 की वैल्यू 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, है ना, तो कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, माइनस 1/3 प्लस 1/4 कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लेंगे फाइनली, तो ये आ जाएगा 4 माइनस 1/3 प्लस 1/4, एलसीएम कितना आ गया बच्चों 12, तो ये हो जाएगा 48 माइनस 4 प्लस 3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 48 माइनस 4, 44 प्लस 3 47/12, तो 12 3 जा कितना हो जाएगा 36 11/12, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है ना, तो हो सकता है कि यहाँ पर cosec 2 थीटा ही हो, इसको एक बार चेक करना पड़ेगा बच्चों। प्रोसेस आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से यहाँ पर इसको सॉल्व करना है, तो इस तरीके से आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देख लीजिएगा, ठीक है। प्रोसेस क्लियर हो गया भाई, थीटा की वैल्यू एक्जैक्टली 30 यानी वो यहाँ पर हो सकता है कि वो मैच इसलिए ना कर रहा हो कि हम यहाँ पर स्क्वायर लेके सॉल्व कर रहे हैं इसलिए प्रॉब्लम आ रही हो, आंसर मैच हो जाएगा, ऐसा कोई इश्यू नहीं, क्योंकि ये इश्यू क्रिएट करने वाला क्वेश्चन नहीं है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई डाउट नहीं है, कोई समस्या नहीं। तो इस तरीके से बच्चों हम लोगों ने इस पेपर को भी डिस्कस कर लिया बहुत अच्छे से तरीके से। इस क्वेश्चन सारे क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 1 to 25 थे, बहुत बढ़िया तरीके से हम लोगों ने इनके सारे क्वेश्चंस को हम लोगों ने सॉल्व किया है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग एक नए पेपर के साथ, और नया पेपर किस डेट को कौन सा पेपर हुआ था, कौन सा पेपर हम लोग डिस्कस करेंगे, इसका हम पूरा डिटेल शुरुआत में ही बता देते हैं जब हम पेपर को सॉल्व कराते हैं। तो आज इजाज़त दीजिए, आते हैं नए पेपर के साथ। थैंक यू।